अध्याय 16। सबसे उल्लेखनीय। केबिन से कई मील दक्षिण की ओर रेतीले समुद्र तट पर दो बूढ़े आदमी खड़े होकर बहस कर रहे थे। उनके सामने अटलांटिक महासागर फैला हुआ था। उनकी पीठ पर अंधेरा महाद्वीप था। उनके चारों ओर जंगल का अभेद्य कालापन छाया हुआ था। जंगली जानवर दहाड़ रहे थे और गुर्रा रहे थे। भयानक और अजीबोगरीब आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं। वे अपने शिविर की तलाश में मीलों तक भटकते रहे थे, लेकिन हमेशा गलत दिशा में। वे पूरी तरह से खो गए थे, जैसे कि उन्हें अचानक किसी दूसरी दुनिया में ले जाया गया हो। ऐसे समय में वास्तव में उनकी संयुक्त बुद्धि का प्रत्येक तंतु उस क्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर केंद्रित रहा होगा, शिविर में वापस लौटने का प्रश्न, जो उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। सैमुएल टी. फिलिंडा बोल रहे थे। लेकिन मेरे प्रिय प्रोफेसर, वह कह रहा था, मैं अभी भी मानता हूं कि अगर स्पेन में 15वीं सदी के मूरों पर फर्डिनेंड और इसाबेला की जीत नहीं होती तो दुनिया आज उस स्थिति से 1000 साल आगे होती जहां हम खुद को पाते हैं। मूर मूल रूप से कृषकों, कारीगरों और व्यापारियों की एक सहिष्णु, उदार जाति थी। वही लोग जिन्होंने ऐसी सभ्यता को संभव बनाया है जिसे हम आज अमेरिका और यूरोप में पाते हैं, जबकि स्पेनवासी। अरे प्यारे मिस्टर फिलिंडा, प्रोफेसर पोर्टर ने बीच में टोका, उनके धर्म ने आपके द्वारा सुझाई गई संभावनाओं को पूरी तरह से रोक दिया। मुस्लिम धर्म उस वैज्ञानिक प्रगति पर एक धब्बा था, है और हमेशा रहेगा जिसने चिन्हित किया है। भगवान मुझे आशीर्वाद दें, प्रोफेसर, मिस्टर फिलिंडर ने बीच में कहा, जिन्होंने अपनी नज़र जंगल की ओर घुमा ली थी। लगता है कोई आ रहा है। प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू. पोर्टर निकट दृष्टि वाले मिस्टर फिलिंडा द्वारा बताई गई दिशा में मुड़े। अरे मी फिलिंडा, उसने डांटा। मुझे कितनी बार आपसे आग्रह करना चाहिए कि आप अपनी मानसिक क्षमताओं को पूरी तरह एकाग्र करें, जिससे आप बौद्धिकता की सर्वोच्च शक्तियों को उन महत्वपूर्ण समस्याओं पर लगा सकें जो स्वाभाविक रूप से महान दिमागों के हिस्से में आती हैं। और अब मैं आपको शिष्टाचार के सबसे बड़े उल्लंघन का दोषी पाता हूँ, क्योंकि आपने फेलिस प्रजाति के एकमात्र चौपाई की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मेरे विद्वत्तापूर्ण प्रवचन को बाधित किया। जैसा कि मैं कह रहा था, मी। हे भगवान, प्रोफेसर, ये शेर है। मिस्टर फिलिंडर चिल्लाए और अपनी कमजोर आंखों से अंधेरे उष्णकटिबंधीय झाड़ियों के बीच उभरी धुंधली आकृति की ओर देखने लगे। हाँ, मिस्टर फिलिंडर, अगर आप अपने भाषण में अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं, तो शेर। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, आशीर्वाद दीजिए, प्रोफेसर, श्री फिलिंडर ने फिर बीच में टोका, मुझे ये सुझाव देने की अनुमति दीजिए कि निस्संदेह 15वीं शताब्दी में पराजित हुए मूर लोग कम से कम कुछ समय तक तो उसी अत्यंत खेदजनक स्थिति में बने रहेंगे, यद्यपि हम उस विश्व आपदा की चर्चा को तब तक स्थगित कर देते हैं जब तक कि हम फेलिस मांसभक्षी के उस मनमोहक दृश्य को न देख लें, जिसे कहावत के अनुसार दूरी से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस बीच शेर शांत गरिमा के साथ उन दोनों व्यक्तियों से 10 कदम की दूरी पर पहुंच गया था, जहां वह उन्हें उत्सुकता से देख रहा था। चांदनी समुद्र तट पर फैल रही थी और वह अजीब समूह पीली रेत पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। प्रोफेसर पोर्टर ने अपनी आवाज में हल्की सी झुंझलाहट के साथ कहा, बहुत निंदनीय। कभी नहीं, मी फिलिंडा, मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा कि इनमें से किसी जानवर को अपने पिंजरे से बाहर खुलेआम घूमने की अनुमति दी गई हो। मैं निश्चित रूप से नैतिकता के इस घोर उल्लंघन की रिपोर्ट बगल के प्राणी उद्यान के निदेशकों को दूंगा। बिल्कुल सही, प्रोफेसर, श्री फिलिंडर ने सहमति जताते हुए कहा, और यह जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। चलिए अभी शुरू करते हैं। प्रोफेसर का हाथ पकड़कर मिस्टर फिलिंडर उस दिशा में चल पड़े जहां से उनके और शेर के बीच सबसे अधिक दूरी हो। वे कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि मी फिलिंडर की भयभीत निगाहों से पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि शेर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने विरोध कर रहे प्रोफेसर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपनी गति बढ़ा दी। जैसा कि मैं कह रहा था, मिस्टर फिलिंडर, प्रोफेसर पोर्टर ने दोहराया। मिस्टर फिलिंडर ने एक बार फिर पीछे की ओर तेजी से देखा। शेर ने भी अपनी चाल तेज कर ली थी और लगातार उनके पीछे एक निश्चित दूरी बनाए हुए था। वो हमारा पीछा कर रहा है।
मिस्टर फिलिंडर ने हौंफते हुए कहा और भागने लगे। अरे अरे मिस्टर फिलिंडर, प्रोफेसर ने झिड़कते हुए कहा, यह अनुचित जल्दबाजी साहित्यकारों के लिए सबसे अनुचित है। हमारे मित्र हमारे बारे में क्या सोचेंगे जो सड़क पर होंगे और हमारी तुच्छ हरकतों को देखेंगे। कृपया हमें अधिक शालीनता से आगे बढ़ने दें। श्री फिलिंडर ने पीछे से एक और अवलोकन चुरा लिया। शेर मुश्किल से 5 कदम पीछे आराम से छलांग लगाता हुआ चला जा रहा था। मिस्टर फिलिंडर ने प्रोफेसर का हाथ छोड़ दिया और गति का ऐसा पागलपन भरा प्रदर्शन किया जो किसी भी विश्वविद्यालय की ट्रैक टीम के लिए सम्मान की बात होती। जैसा कि मैं कह रहा था, मी फिलिंडर, प्रोफेसर पोर्टर चिल्लाया, जैसे कि लाक्षणिक रूप से कहें तो उसने खुद ही उसे ऊपर फेंक दिया। उसने भी अपने व्यक्तित्व के चौंकाने वाले निकटता में क्रूर पीली आंखों और आधे खुले मुंह की एक क्षणभंगुर पिछली झलक देखी थी। लहराते कोट की पूंछ और चमकदार रेशमी टोपी के साथ प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू पोर्टर चांदनी में श्री सैमुअल टी फिलिंडर के पीछे पीछे भाग गए। उनके सामने जंगल का एक छोर एक संकरी पहाड़ी की ओर जाता था और वहां देखे गए पेड़ों के आश्रय के लिए ही श्री सैमुअल टी फिलिंडर ने अपनी असाधारण छलांगें लगाईं, जबकि इसी स्थान की छाया से 2 उत्सुक आंखें दौड़ की उत्सुकता से सराहना करती हुई झांक रही थीं। ये वानरों का टार्जन था जो मुस्कुराते हुए नेता का अनुसरण के इस अजीब खेल को देख रहा था। वह जानता था कि शेर के मामले में दोनों आदमी हमले से काफी सुरक्षित हैं। ये तथ्य कि नूमा ने ऐसे आसान शिकार को छोड़ दिया था, टार्जन की बुद्धिमान वन कला को यह विश्वास दिलाता था कि नूमा का पेट पहले से ही भरा हुआ था। शेर शायद भूख लगने तक उनका पीछा करता रहेगा, लेकिन संभावना ये थी कि यदि वह क्रोधित नहीं हुआ तो वह जल्द ही इस खेल से ऊब जाएगा और जंगल में अपने ठिकाने की ओर भाग जाएगा। वास्तव में एक बड़ा खतरा ये था कि उनमें से कोई एक आदमी ठोकर खाकर गिर सकता था और फिर पीला शैतान एक क्षण में उस पर हमला कर देता और उसे मारने का आनंद इतना बड़ा प्रलोभन होता कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता। अतः टार्जन तेजी से आगे बढ़ते हुए भागने वालों के साथ एक निचली शाखा पर पहुंच गया और जब श्री सैमुएल टी फिलिंडर उसके नीचे से हौंफते हुए आए, जो पहले से ही शाखा की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने में बहुत थक चुके थे, तो टार्जन ने अपना हाथ नीचे किया और उनके कोट के कॉलर को पकड़कर उन्हें बगल में शाखा पर खींच लिया। एक क्षण बाद प्रोफेसर मित्रतापूर्ण पकड़ के दायरे में आ गए और उन्हें भी सुरक्षा के लिए ऊपर की ओर खींच लिया गया। ठीक उसी समय जब हतप्रभ नूमा ने दहाड़ते हुए अपने लुप्त शिकार को वापस पाने के लिए छलांग लगाई। एक क्षण के लिए दोनों व्यक्ति हाँफते हुए बड़ी शाखा से चिपके रहे, जबकि टार्जन पेड़ के तने से अपनी पीठ टिकाए बैठा उन्हें जिज्ञासा और मनोरंजन के साथ देख रहा था। प्रोफेसर ने ही सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। मुझे बहुत दुख है, मी फिलिंडर, कि आपने निम्न श्रेणी के लोगों में से एक की उपस्थिति में मर्दाना साहस की इतनी कमी दिखाई और अपनी क्रूर कायरता के कारण मुझे अपने भाषण को फिर से शुरू करने के लिए इस हद तक प्रयास करने के लिए मजबूर किया, जिसकी आदत नहीं थी। जैसा कि मैं कह रहा था, मी फिलिंडर, जब आपने मुझे बीच में रोका तो मूर्स प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू पोर्टर, मी फिलिंडर ने ठंडे स्वर में कहा, वह समय आ गया है जब धैर्य एक अपराध बन जाता है और सद्गुणों के आवरण में अराजकता छिपी हुई दिखाई देती है। आपने मुझ पर कायरता का आरोप लगाया है। आपने यह आरोप लगाया है कि आप सिर्फ मुझसे आगे निकलने के लिए भागे थे, शेर के चंगुल से बचने के लिए नहीं। सावधान रहें, प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू पोर्टर, मैं एक हताश व्यक्ति हूँ। धैर्य के साथ धैर्य रखने से कीड़ा पलट जाएगा। अरे अरे मिस्टर फिलिंडर, अरे अरे, प्रोफेसर पोर्टर ने चेतावनी दी, तुम अपने आप को भूल गए हो। मैं अभी तक कुछ भी नहीं भूला हूँ, प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू पोर्टर, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए श्रीमान, मैं विज्ञान की दुनिया में आपके उच्च स्थान और आपके सफ़ेद बालों के बारे में भूलने की कगार पर हूँ। प्रोफेसर कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे और अंधेरे ने उनकी झुर्रियों वाले चेहरे पर छाई गंभीर मुस्कान को छिपा दिया। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। देखो स्किनी फिलिंडर, उसने आक्रामक लहजे में कहा, अगर तुम किसी टुकड़े की तलाश में हो तो अपना कोट उतारो और जमीन पर आ जाओ
और मैं तुम्हारे सिर पर मुक्का मारूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने 60 साल पहले पोकी इवांस के खलिहान के पीछे वाली गली में किया था। आश्चर्यचकित मी फिलिंडा ने कहा, हे प्रभु, ये कितना अच्छा लगता है। जब तुम इंसान होते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम पिछले 20 सालों से इंसान बनना भूल गए हो। प्रोफेसर ने अंधेरे में अपना पतला, कांपता हुआ बूढ़ा हाथ बढ़ाया और अपने पुराने दोस्त के कंधे तक पहुंच गया। मुझे माफ कर दो, स्किनी, उसने धीरे से कहा। अभी 20 साल भी नहीं हुए हैं और सिर्फ भगवान ही जानता है कि मैंने जेन की खातिर इंसान बनने की कितनी कोशिश की है, और तुम्हारी खातिर भी, जब से उसने मेरी दूसरी जेन को मुझसे छीन लिया है। एक और बूढ़ा हाथ मिस्टर फिलिंडा के पास से आया और उनके कंधे पर पड़े हाथ को थाम लिया, और कोई भी अन्य संदेश एक दिल से दूसरे दिल तक इससे बेहतर तरीके से नहीं पहुंच सकता था। वे कुछ मिनटों तक कुछ नहीं बोले। उनके नीचे बैठा शेर घबराकर इधर उधर घूम रहा था। पेड़ पर तीसरी आकृति तने के पास घनी छाया में छिपी हुई थी। वह भी चुप था, एक खुदी हुई छवि की तरह निश्चल। प्रोफेसर ने अंत में कहा, आपने मुझे सही समय पर इस पेड़ पर चढ़ा दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मैंने आपको यहाँ नहीं खींचा, प्रोफेसर मी फिलिंडा ने कहा। भगवान मुझे आशीर्वाद दें। उस पल की उत्तेजना ने मुझे ये भूलने पर मजबूर कर दिया कि मुझे खुद किसी बाहरी एजेंसी ने यहाँ खींचा है। इस पेड़ पर हमारे साथ कोई ना कोई जरूर होगा। प्रोफेसर पोर्टर ने कहा, क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं, मिस्टर फिलिंडा? बहुत सकारात्मक, प्रोफेसर, श्री फिलिंडा ने उत्तर दिया, और उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि हमें पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए। वह शायद अभी आपके बगल में बैठा होगा, प्रोफेसर। वह क्या है? अरे मिस्टर फिलिंडा, अरे, प्रोफेसर पोर्टर ने कहा, और सावधानी से मिस्टर फिलिंडा के पास पहुंच गए। तभी वानरों के टार्जन को ये बात सूझी कि नूमा काफी समय से पेड़ के नीचे मंडरा रहा है, इसलिए उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया, और दोनों बूढ़ों के भयभीत कानों में मानवरूपी की भयंकर चेतावनी भरी चुनौती गूंज उठी। दोनों मित्र, जो पेड़ की टहनी पर अपनी अनिश्चित स्थिति में कांप रहे थे, उन्होंने देखा कि विशाल सिंह की बेचैन चाल रुक गई, क्योंकि उसकी रक्त जमा देने वाली चीख उसके कानों में पड़ी, और फिर वह तेजी से जंगल में गायब हो गया। यहाँ तक कि शेर भी डर से कांपता है, मिस्टर फिलिंडा फुसफुसाए। सबसे उल्लेखनीय, प्रोफेसर पोर्टर ने मी फिलिंडा को बेतहाशा पकड़ते हुए कहा, ताकि अचानक डर के कारण संतुलन को फिर से हासिल किया जा सके। दुर्भाग्य से उन दोनों के लिए, मी फिलिंडा का संतुलन केंद्र उस समय किसी चीज के खुरदुरे किनारे पर लटका हुआ था, इसलिए समर्पित सचिव को नीचे गिराने के लिए प्रोफेसर पोर्टर के शरीर के अतिरिक्त वजन द्वारा प्रदान की गई कोमल प्रेरणा की आवश्यकता थी। एक क्षण के लिए वे अनिश्चितता से डगमगाते रहे, और फिर, मिश्रित और अत्यंत अविद्यापूर्ण चीखों के साथ, वे पेड़ से सिर के बल नीचे गिर पड़े, और उन्मत्त आलिंगन में बंध गए। काफी समय बीतने के बाद भी दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि दोनों को ही विश्वास था कि इस तरह के किसी भी प्रयास से इतनी दरारें सामने आएंगी कि आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। आखिरकार प्रोफेसर पोर्टर ने एक पैर हिलाने की कोशिश की। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसने पहले की तरह ही उनकी इच्छा का पालन किया। अब उन्होंने उसके दूसरे पैर को ऊपर उठाया और उसे फिर से आगे की ओर फैला दिया। बहुत उल्लेखनीय, वो बुदबुदाया। भगवान का शुक्र है, प्रोफेसर, मिस्टर फिलिंडा ने उत्साह से फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर आप मरे नहीं हैं। अरे, मिस्टर फिलिंडा, अरे, प्रोफेसर पोर्टर ने चेतावनी दी, मुझे अभी तक सटीकता से पता नहीं है। असीम चिंता के साथ प्रोफेसर पोर्टर ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। खुशी ये बरकरार था। सांस फूलते हुए उन्होंने अपने बाएं हाथ को अपने गिरे हुए शरीर के ऊपर हिलाया। ये हिल गया। उन्होंने कहा, सबसे उल्लेखनीय। आप किसको संकेत दे रहे हैं, प्रोफेसर? श्री फिलिंडा ने उत्तेजित स्वर में पूछा। प्रोफेसर पोर्टर ने इस बचकानी पूछताछ का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना सिर धीरे से जमीन से उठाया और आधा दर्जन बार आगे पीछे हिलाया। बहुत ही उल्लेखनीय, उन्होंने कहा।
यह अभी भी बरकरार है। मी फिलिंडा जहां गिरे थे वहां से हिले नहीं थे, उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। जब हाथ पैर और कमर टूट गई हो तो कोई हिल कैसे सकता है। एक आंख नर्म मिट्टी में दबी हुई थी, दूसरी बगल में घूम रही थी। प्रोफेसर पोर्टर की अजीब हरकतों पर विस्मय से टिकी हुई थी। कितना दुखद, मी फिलिंडा ने आधे जोर से कहा। दिमाग में चोट लगना, जिससे मानसिक रूप से पूरी तरह से विकृत हो जाना। वाकई कितना दुखद, और वह भी इतनी कम उम्र में। प्रोफेसर पोर्टर पेट के बल लुढ़क गए। उन्होंने अपनी पीठ को सावधानी से झुकाया जब तक कि वे एक भौंकते कुत्ते के पास खड़े एक विशाल टॉम कैट की तरह नहीं दिखने लगे। फिर वे उठकर बैठ गए और अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को महसूस किया। वे सभी यहाँ हैं, उन्होंने कहा। बहुत ही उल्लेखनीय। इसके बाद वे उठे और श्री सैमुएल टी फिलिंडा के अभी भी लेटे हुए शरीर पर तीखी नज़र डालते हुए उन्होंने कहा, अरे अरे मिस्टर फिलिंडा, ये समय आलस्य में लिप्त होने का नहीं है। हमें उठकर काम करना चाहिए। मी फिलिंडा ने अपनी दूसरी आंख कीचड़ से बाहर निकाली और प्रोफेसर पोर्टर को अवाक क्रोध से देखा। फिर उन्होंने उठने का प्रयास किया, और इससे अधिक आश्चर्य की बात और कोई नहीं हो सकती थी जब उनके प्रयासों को तुरंत ही उल्लेखनीय सफलता मिली। हालांकि प्रोफेसर पोर्टर के क्रूर अन्यायपूर्ण आक्षेप के कारण वह अभी भी क्रोध से उबल रहा था और तीखा प्रत्युत्तर देने ही वाला था कि उसकी नज़र कुछ कदम दूर खड़े एक अजीब व्यक्ति पर पड़ी जो उन्हें गौर से देख रहा था। प्रोफेसर पोर्टर ने अपनी चमकदार रेशमी टोपी वापस ले ली थी, जिसे उन्होंने अपने कोट की आस्तीन पर सावधानी से लगाया था और फिर अपने सिर पर रख लिया था। जब उन्होंने मिस्टर फिलिंडा को अपने पीछे किसी चीज़ की ओर इशारा करते देखा तो उन्होंने मुड़कर देखा कि एक विशालकाय व्यक्ति, जो सिर्फ एक लंगोटी और कुछ धातु के आभूषणों के अलावा नग्न था, उसके सामने निश्चल खड़ा था। शुभ संध्या, सर, प्रोफेसर ने अपनी टोपी उठाते हुए कहा। जवाब में दैत्य ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया और समुद्र तट की ओर उसी दिशा में चल पड़ा जिधर से वे हाल ही में आए थे। श्री फिलिंडा ने कहा, मुझे लगता है कि उनका अनुसरण करना ही विवेक का बेहतर हिस्सा होगा। अरे अरे मी फिलिंडा, प्रोफेसर ने जवाब दिया। कुछ समय पहले आप अपने सिद्धांत के समर्थन में सबसे तार्किक तर्क दे रहे थे कि शिविर हमारे ठीक दक्षिण में है। मुझे संदेह था, लेकिन आपने आखिरकार मुझे मना लिया, इसलिए अब मैं निश्चित हूँ कि हमें अपने दोस्तों तक पहुँचने के लिए दक्षिण की ओर यात्रा करनी चाहिए। इसलिए मैं दक्षिण की ओर ही चलूंगा। लेकिन प्रोफेसर पोर्टर, यह आदमी हम दोनों से बेहतर जानता होगा। वह दुनिया के इस हिस्से का मूल निवासी लगता है। चलो कम से कम थोड़ी दूर तक उसका पीछा करते हैं। अरे अरे मिस्टर फिलिंडा, प्रोफेसर ने दोहराया। मुझे समझाना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब मैं आश्वस्त हो जाता हूँ तो मेरा निर्णय अटल रहता है। अगर मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अफ्रीका महाद्वीप की परिक्रमा करनी पड़े तो मैं सही दिशा में आगे बढ़ूंगा। आगे की बहस को टार्जन ने बाधित कर दिया, जिसने ये देखा कि ये अजीब लोग उसका पीछा नहीं कर रहे थे, इसलिए वह उनकी तरफ लौट गया। उसने फिर उनको संकेत किया, परंतु वे फिर भी बहस करते रहे। कुछ ही देर में बंदर आदमी ने उनकी मूर्खतापूर्ण अज्ञानता पर अपना धैर्य खो दिया। उसने भयभीत मिस्टर फिलिंडा को कंधे से पकड़ लिया, और इससे पहले कि वह योग्य सज्जन समझ पाता कि उसे मार दिया जा रहा है या सिर्फ जीवन भर के लिए अपंग बना दिया गया है, टार्जन ने अपनी रस्सी का एक सिरा मिस्टर फिलिंडा की गर्दन के चारों ओर सुरक्षित रूप से बांध दिया। अरे अरे मिस्टर फिलिंडा, प्रोफेसर पोर्टर ने झिड़कते हुए कहा, ऐसी बेइज्जती सहना आपके लिए बिल्कुल अनुचित है। लेकिन उसके मुंह से यह शब्द निकलने ही वाले थे कि उसे भी उसी रस्सी से पकड़ लिया गया और गर्दन से मजबूती से बांध दिया गया। फिर टार्जन उत्तर की ओर चल पड़ा और अब पूरी तरह से भयभीत प्रोफेसर और उसके सचिव को साथ ले गया। वे दोनों थके हुए और निराश बूढ़े लोगों को घंटों तक मौत की तरह खामोशी में चलते रहे, लेकिन जैसे ही वे जमीन की एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचे, वे ये देखकर बहुत खुश हुए कि उनके सामने एक केबिन था जो उनसे 100 गज की दूरी पर नहीं था। यहाँ टार्जन ने उन्हें छोड़ दिया और छोटी सी इमारत की ओर इशारा करते हुए उनके बगल के जंगल में गायब हो गया। बहुत उल्लेखनीय, बहुत उल्लेखनीय, प्रोफेसर ने चौंकते हुए कहा।
लेकिन आप देखिए, फिलिंडा, मैं हमेशा की तरह बिल्कुल सही था, और अगर आपकी जिद्दी जिद न होती तो हम बहुत अपमानजनक, बल्कि खतरनाक दुर्घटनाओं से बच जाते। कृपया भविष्य में जब भी आपको बुद्धिमानी भरी सलाह की आवश्यकता हो, तो अपने आप को अधिक परिपक्व और व्यावहारिक दिमाग से मार्गदर्शन लेने दें। सैमुअल टी। फिलिंडा अपने रोमांच के सुखद परिणाम से बहुत राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन प्रोफेसर के क्रूर प्रेम प्रसंग पर नाराज नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने अपने दोस्त की बांह पकड़ी और उसे केबिन की दिशा में आगे बढ़ा दिया। यह एक बहुत राहत महसूस कर रहे लोगों का समूह था जो एक बार फिर एकजुट हो गए थे। भोर में उन्हें पता चला कि वे अभी भी अपने विभिन्न कारनामों को याद कर रहे थे और इस जंगली तट पर मिले अजीब संरक्षक और रक्षक की पहचान के बारे में अटकलें लगा रहे थे। एस्मेराल्डा को पूरा विश्वास था कि यह कोई और नहीं बल्कि प्रभु का दूत था, जिसे विशेष रूप से उन पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। क्लेटन ने हंसते हुए कहा, यदि तुमने उसे शेर का कच्चा मांस खाते हुए देखा होता, एस्मेराल्डा, तो तुम उसे एक बहुत ही भौतिक देवदूत समझती। उसकी आवाज में कुछ भी स्वर्गीय नहीं था। जेन पोटर ने शेरनी की हत्या के बाद हुई भयानक दहाड़ को याद करके थोड़ा कांपते हुए कहा। प्रोफेसर पोटर ने टिप्पणी की, न ही ये दिव्य दूतों की गरिमा के बारे में मेरी पूर्व धारणा के अनुरूप था, जब उस सज्जन ने दो अत्यंत सम्मानित और विद्वान विद्वानों को गर्दन से गर्दन तक बांध दिया और उन्हें जंगल में घसीटा, जैसे कि वे गाय हों।